तो हमारा टॉपिक चल रहा है समास। कक्षा 10 में हिंदी विषय में हम समास पढ़ रहे हैं। 3 समास हमने पढ़ लिए, अव्ययीभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। अब देखो अगला 4 नंबर देखो, द्विगु समास। द्विगु समास देखो, बताया कि समास है उसमें जो सामासिक पद, उसमें 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद यानी पहला पद और एक उत्तर पद यानी दूसरा पद। द्विगु समास का जो पहला पद है वो संख्यावाचक होता है, संख्या का बोध कराता है। दूसरा पद प्रधान होता है। तो देखो, जिससे समास का पहला पद संख्यावाचक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में क्या होता है? इस समास में या जिसकी जगह हम इस भी लगा सकते हैं, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्या का बोध कराने वाला, तथा दूसरा पद प्रधान होता है। ये भी लिख सकते हैं हम, समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर समूह या समाहार, ये 2 शब्द है, चाहे समूह है जोड़ो चाहे समाहार। समास विग्रह करने पर अंत में हम क्या जोड़ते हैं? समूह है या समाहार जोड़ा जाता है, या समूह है या समाहार का प्रयोग किया जाता है। तो ये द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्या का बोध कराता है, संख्यावाचक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। समास विग्रह करने पर समूह है या समाहार जोड़ा जाता है। जैसे कह दिया, दो राह। अब पहला पद है वो क्या हो गया? संख्या, 2 3 4 5। 1-2 उदाहरण ऐसे भी अपवाद मिलेंगे जिसमें है वो दूसरा पद भी संख्यावाचक मिल सकता है। जैसे ये कह दिया ना, पक्ष द्वय, यानी 2 पक्ष, ज्यादातर है वो, ये पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पद प्रधान। तो ये क्या हो गया? 2 राहों का समूह है, 2 राहों का समूह है। बताया ना कि समास विग्रह करने पर इसमें क्या जोड़ा जाता है? समूह है या समाहार। जैसे ये भी समास है द्विगु। द्विगु का मतलब भी क्या होता है? 2, या गु का मतलब या गायों से संबंधित है, 2 गायों का समूह है द्विगु। ये भी द्विगु समास का एक उदाहरण है। ऐसे कह दिया ना, त्रिभुज, कहो 3 भुजाओं का समूह है। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह है। तो ये त्रिभुज है, त्रिरत्न है, 3 रत्नों का समूह है। त्रिरत्न क्या हो गया? 3 रत्नों का
समूह है। त्रिरत्न, त्रिरत्न में क्या हो गया? 3 रत्नों का समूह है। क्या कहलाता है? त्रिरत्न। 2 का उदाहरण जैसे ये कहती है ना कि दोपहिया, 2 पहिया, तो 2 का मतलब यहां क्या है? 2 पहियों का समूह है। 2 पहियों का समूह है या समाहार। त्रिभुज, त्रिरत्न या त्रिफला, 3 फलों का समूह है। चौमासा, चौमासा, चौ का मतलब क्या होता है? 4 मासों का समूह है। 4 मासों का समूह है। चौमासा का मतलब क्या होता है? 4 मासों का समूह है, महीनों का समूह है चौमासा। या चौराहा, 4 राहों का समूह है चौराहा। चौराहा 4 राहों का समूह है। ये कह दिया। पंचवटी, पंचवटी तो 5 वटों का समूह है। या समूह है की जगह हमें समाहार ये नाम भी जोड़ सकते हैं, समूह है या समाहार। पंचवटी या जैसे ये कह दिया वो षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह है। क्या कहलाता है? षड ऋतु, 6 ऋतु, षड ऋतु। षड का मतलब 6 ऋतुओं का समूह है, का समूह है। षड ऋतु 6 ऋतुओं का समूह है। क्या कहलाता है? षड ऋतु। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह है। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह है। इस प्रकार जैसे कह दिया सप्ताह है, सप्ताह है, सप्त या 7। अहन का मतलब क्या होता है? दिन, दिनों का समूह है। 7 सप्त अहन यानी दिन, 7 दिनों का समूह है। जैसे ये कह दिया अष्टाध्यायी, अष्ट का मतलब 8, अष्ट अध्यायों का समूह है, अध्यायों का समूह है अष्टाध्यायी। इसी प्रकार जैसे कह दिया नवरत्न, नवरत्न, नव यानी 9 रत्नों का समूह है, रत्नों का समूह है। या सीधा लिख सकते हैं इस प्रकार 9 रत्नों का समूह है। तो ये जहां पर है वो क्या बोलता है? समाहार समूह है। तो द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्या का बोध कराता है, पहला पद है उससे किसका बोध कराया जाता है? संख्या। जैसे सप्तसई, सत का मतलब 100, सत का मतलब 7, सप्तसही 702 का समूह है। क्या कहलाता है? सप्तसही। तो शताब्दी, सत का मतलब 100, अब्दी का मतलब समय, 100 वर्षों का समय। सत का मतलब 100, अब्दी या अब्द वर्ष, 100 वर्षों का समय क्या कहलाता है? शताब्दी। तो जिसमें पहला पद क्या होता है? संख्या का बोध कराता है, संख्यावाचक होता है, और दूसरा पद है वो प्रधान होता है, वे क्या कहलाता है? द्विगु समास। तो ये
द्विगु समास। द्विगु समास हो गया। इसके बाद देखो क्रमधारीय समास। क्रमधारीय समास में देखो कि जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य। जिस समास का प्रथम पद तो क्या होता है? विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य होता है। जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात उपमान उपमेय होता है, उसे क्रमधारीय समास कहते हैं। क्रमधारीय समास जिसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य या उपमान उपमेय का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रमधारीय समास। यानी पहला पद विशेषण या उपमान, दूसरा पद विशेष्य या उपमेय। जो पहला पद दूसरे पद की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जिस समास का प्रथम पद विशेषण या उपमान तथा दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, उसे क्रमधारीय समास कहते हैं। जैसे देखो, यदि महापुरुष तो ये हो गया महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष, यानी महा ने लुप्त है, ये महान है जो पुरुष। पुरुष की विशेषता बताइए। महान, जैसे कह दिया महात्मा। महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा। जैसे ये कह दिया नील पत्थर, नीला है जो पत्थर। ये कह दिया पीतांबर, पित्त यानी पीला है जो अंबर। अंबर का मतलब वस्त्र, पीला है जो वस्त्र। ये क्या है? पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। विशेषण विशेष्य भी होता है, या उपमान उपमेय। उपमान उपमेय रूपक अलंकार में हमने पढ़ा है। जैसे ये वदिया कि भाव सागर, तो इसमें क्या हो गया? बहुरूपी सागर। बहुरूपी सागर, बहुसागर, बहुरूपी सागर। तो ये उपमान उपमेय हो गया। बहु सागर है, बहुरूपी सागर। तो ये क्या हो गया? जैसे वचनामृत, वचनामृत, तो वचन रूपी अमृत। तो ये वो क्या है? क्रमधारीय समास। चरण कमल, चरण कमल, तो चरण के समान कमल। कमल रूपी चरण, कमल रूपी पैर। तो ये सब क्या है? क्रमधारीय समास के उदाहरण।
कर्मधारय समास से जिस समास का प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य या उपमान उपमेय होता है, यानी पहला पद उपमान, दूसरा पद उपमेय, तो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में वो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो ये है कर्मधारय समास। अब देखो समास का जो लास्ट भेद है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जिस समास में कोई पद, यानी न तो पहला पद न दूसरा पद, जिस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर के तीसरा ही पद प्रधान होता है, या दोनों पद मिलकर के एक अन्य अर्थ निकलता है, वो पद क्या होता है? प्रधान। देखो कि जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, न पहला पद प्रधान होता न दूसरा, यानी जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर एक अन्य या तीसरा पद बनाते हैं, वह तीसरा पद या अन्य अर्थ प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। यानी बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जिस समास में, आप सीधी भी लिख सकते हैं परिभाषा, कि जिस समास में न तो पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, या तीसरा पद प्रधान होता है, हाँ बहुव्रीहि समास होता है। जिस समास के दोनों पदों को छोड़ करके, यानी न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पदों को छोड़ करके तीसरा पद प्रधान होता है, जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर के एक अन्य यानी तीसरा पद बनाते हैं, वह तीसरा पद या अन्य अर्थ प्रधान होता है, इसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। समास विग्रह करते हैं ना, तो अंत में क्या जुड़ता है? जिसका, जिसकी, जिस। जैसे देखो ये कह दिया त्रिनेत्र। अब कई विद्यार्थी समझे कि जिसमें पहले संख्या आ गई वो द्विगु समास होगा, संख्या आने पर भी समूह या समाहार का बोध हो, जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह। तीन नेत्रों का समूह होता नहीं, नेत्र दो ही है। तीन नेत्र किसके, ये किसके लिए है? अन्य अर्थ की प्रधानता है इसमें। त्रि का मतलब तीन है, नेत्र जिसके अर्थार्थ है कौन हो गया? शिव। ये शिव के लिए है, यानी अन्य अर्थ की प्रधानता इसमें न है, वो ये प्रधान है न ये प्रधान है, दोनों शब्द मिलकर के एक अन्य अर्थ निकला, अन्य अर्थ की प्रधानता। तीन है नेत्र जिसके अर्थार्थ है त्रिनेत्र शिव। जैसे ये कह दिया कि दशानन, दस से है आनंद
जिसके अर्थात रावण। ये संख्या जरूर है, लेकिन संख्या होते हुए भी इसमें द्विगु समास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समूह है, नहीं बनता है। समाहार का बोध जो तीसरे अर्थ की प्रधानता देता है, वहां पर क्या होता है? जैसे षडानन से आ गया, षडानन, षड का मतलब यहाँ क्या है? छह। षड है, आनंद का मतलब मुख, जिसके अर्थात कौन हो गया? कार्तिकेय। चतुर्मुख या चतुर्भुज, तो चार भुजाएं हैं जिसके, विष्णु। जैसे ये कह दिया चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसके अर्थात कौन हो गया? विष्णु। तो जैसे ये कह दिया लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका, अर्थात किसके लिए है ये? गणेश। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। वीणा पानी, वीणा पानी क्या आएगा? वीणा है पानी, पानी का मतलब हाथ में जिसके, वीणा है हाथ में जिसके, यानी वीणा पानी किसको कहेंगे? वीणा है हाथ में जिसके। वीणा किसके हाथ में? सरस्वती। तो वीणा पानी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात है सरस्वती। तो ये बहुवीरी समास, बहुवीरी समास है जिस समास के दोनों पदों को छोड़ करके अन्य पद की प्रधानता होती है। जिस समास में न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर के एक अन्य पद बनाते हैं, अन्य अर्थ निकलता है, उस अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। वहां पर क्या होता है? बहुवीरी समास। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, दशानन, दस है आनंद जिसके, अन्य अर्थ निकलता है। अब पीताम्बर, हमने क्रमधारीय समास में भी लिखा पीताम्बर। अगर ये कह दिया पीला है जो अंबर, तो कर्मधारय समास। अंबर वस्त्र की विशेषता बता रहा है। अगर ये कह दिया पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु, पीला है अंबर जिसका। चक्कर पानी, चक्कर है पानी हाथ में जिसके। चंद्रचूड़, चंद्रमा है चूड़ पर जिसके। तो ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। तो बहुव्रीहि समास है जिस समास का कोई भी पद, यानी न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कौन सा? तीसरा पद प्रधान होता है। वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। तो कक्षा 10 में जो समास का टॉपिक लगता है उसमें समास के 6 भेद है। तो 6 भेद हमने पूरे कर लिए। अव्ययभावी समास जिसका पहला पद अव्यय, फिर हमने पढ़ा तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान। तत्पुरुष समास के 6 भेद, कारक के जो 8 भेद है उसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके कर्म से लेकर अधिकरण तक है 6 भेद। द्विगु समास में संख्या, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय, और बहुव्रीहि समास में अन्य अर्थ की प्रधानता। तो ये समास के 6 भेद थे जो हमने पढ़ लिए। तो परीक्षा में समास से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें या तो समास का नाम दे दिया कि द्विगु समास के उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए, या कोई उदाहरण दे दिया कि इसमें
निहित समास का नाम व कारण बताइए, या इसमें निहित समास का नाम व उसकी परिभाषा दीजिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है, या दिए गए उदाहरणों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो ये सब है समास का टॉपिक हमने पढ़ लिया। बाकी है वो अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे।